वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के साथ जो किया वो भी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। मुझे लगा कि वो जिस भी हाल में होगी कम से कम खुश तो होगी, लेकिन जब मैं वापस अपने घर आई तो मुझे मेरी दोस्त के बारे में एक बहुत अजीब बात पता चली। मुझे पता चला कि वो कोमा में है। उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ ये कोई भी नहीं जानता था। अब मैं फौरन अस्पताल की तरफ भागी। वो बहुत ही अजीब हालत में पड़ी थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मैं हैरान थी कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो इस दुनिया से चली गई। और फिर उसके बाद जो मंजर मैंने देखे वो आज तक ना देखे होंगे। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए, क्योंकि उसकी कब्र पर रोज 100 बच्चे आते और कब्र पे जूतियां और पत्थर मारते। मैं हैरान थी कि ये बच्चे कौन थे और ऐसा क्यों कर रहे थे, जबकि वो एक बहुत अच्छी औरत थी। एक दिन मैंने एक बच्चे को रोक लिया। पहले तो उसने मुझे कुछ ना बताया, पर फिर मैंने उसे कुछ पैसों का लालच देकर उससे बात उगलवाने की कोशिश की। तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए। उसने कहा कि ये औरत रोज रात को हमारे साथ। मेरा नाम शहनाज है। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम मरियम था। हम दोनों में बहुत दोस्ती थी। हम लोग बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे और बहनों की तरह ही रहे थे। लेकिन उसके घर में बहुत मसले थे। उसके बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म किया करती थी। मरियम रोज मुझे उसके जुल्म की दास्तानें सुनाती, लेकिन जब किसी जगह पर 4 लोग इकट्ठे होते, मोहल्ले वाले या रिश्तेदार वगैरह, तो उसकी माँ कहती कि अल्लाह गवाह है कि मैंने आज तक इसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। जाहिर है कि वो झूठ बोलती थी, लेकिन शक्ल से बुरी औरत नहीं लगती थी। शायद वो अंदर से बुरी थी। उसकी बुराई उसके चेहरे पर नजर नहीं आती थी। ये तो सभी जानते हैं कि सौतेली माँ का सौतेली औलाद के साथ कैसा रवैया होता है। मरियम को पूरा मोहल्ला प्यार करता, उसे कुछ पैसे वगैरह भी दे दिया करता। कोई खाने की चीज होती तो उसको जरूर बुलाया जाता था, क्योंकि सबको पता था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वक्त के साथ साथ उसकी सौतेली माँ इस दुनिया से चली गई और अब वो उस छोटे से घर में अकेली रहने लगी। मेरी पढ़ाई तो हो रही थी, लेकिन उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। मुझे 2 साल के लिए शहर में भेज दिया गया। जब मैं वापस आई तो तकरीबन गांव भी शहर बन चुका था। मैंने आते ही मरियम के बारे में पूछा तो अम्मी ने कहा कि ठीक है, वो कोई मसला नहीं है उसको। मैं थोड़े अरसे के लिए ही आई थी। मैं जब उसके घर गई तो हैरान हुई कि उसके घर में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी थी, लेकिन उसके सर पर ना माँ थी ना बाप, ना ही कोई रिश्तेदार। कोई उसके बाप के रिश्तेदारों के बारे में वो कभी जानती ही नहीं थी, और सौतेली माँ के रिश्तेदारों के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं था। तो फिर ये सब कुछ उसके घर में कौन लेकर आ रहा था? उसने तो पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी, और मुझे नहीं लगता कि मैट्रिक पास लड़की को भी इतनी अच्छी नौकरी मिलती है कि उसके घर में इतनी सारी सहूलियत हो। खैर, वो मुझे मिली नहीं। एक दफ़ा मैं घर पर गई तो घर पे कोई नहीं था, लेकिन साथ वालों ने मुझे उसके घर की चाबी दी थी और कहा था कि अगर आप उसकी दोस्त हैं तो बैठकर इंतज़ार कर लें, वो अभी आ जाएगी। लेकिन वो नहीं आई तो मैं वापस चली गई। उसके बाद मेरी छुट्टियां तो थोड़ी सी ही थी, सो मैं फिर से पढ़ने के लिए शहर आ गई। मैंने पहले 12वीं तक पढ़ाई की। 1 महीना आराम करने के बाद मैंने बीएससी करने का इरादा किया। मैं अब 4 साल के बाद वापस आई थी। अभी भी मुझे मरियम का ही ख्याल आया, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहनों से भी बढ़कर थी। हम लोग एक जैसे कपड़े पहनते थे। मैं उसे अपनी हर चीज़ इस्तेमाल करने को देती थी। मैंने अम्मी से कहा कि वो कहाँ है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ बेटी, बेचारी पूरे मोहल्ले के लिए एक खबर बनकर रह गई है। मैंने कहा कि क्या मतलब, कैसी खबर बनकर रह गई? तो उन्होंने कहा कि वो आजकल अस्पताल में पड़ी है बेटा पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है और वो कोमे में चली गई है। कसम से मैं तुझे क्या बताऊं, इतनी नेक लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने जब सुना कि वो कोमा में चली गई है तो मैं हैरान रह गई। और दूसरी बात ने भी मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि जब मैं पिछली दफ़ा आई थी, यानी कि 4 साल पहले,
तो अम्मी का कहना था कि बस वो पता नहीं कैसे रह रही है, हमें नहीं पता क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन अब मेरी अम्मी का उसके बारे में रवैया बदल चुका था, या इसलिए क्योंकि वो बीमार थी। लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, वो तो बड़ी नेक निकली। उसने एक छोटा सा एनजीओ बना लिया था जिसमें लोग अपनी सदका खैरात वगैरह दिया करते थे। और जानती हो वो इन पैसों से क्या करती थी? वो रोज 100 यतीम बच्चों को खाना खिलाया करती थी। शाम में वे बच्चे उसके घर के आसपास इकट्ठे हो जाते और वो खाना पकाकर वहीं बैठ के उनको खाना खिलाती थी। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये अलग बात है कि मरियम ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उसे ऐसा कोई शौक है। लेकिन जब इंसान अकेला हो जाता है तो वो इस तरह के काम करने के बारे में सोचता है। और फिर सारी जिंदगी इंसान एक जैसा तो नहीं रहता। लेकिन ये क्या कि वो कोमा में पड़ी थी। मैंने अम्मी से पूछा कि ऐसा भी क्या हुआ, तो अम्मी ने कहा कि ये नहीं पता कि वो कोमा में कैसे गई है, क्यों गई है, लेकिन वो कोमा में है और अस्पताल में पड़ी है। जिस एनजीओ के साथ उसका थोड़ा बहुत संबंध था वही उसके इलाज के पैसे भी दे रहे हैं, पर पता नहीं कब वापस आएगी। मैंने कहा कि कब से, क्या मतलब है? तो अम्मी ने कहा कि 2-2.5 महीने तो हो गए हैं। मैंने अस्पताल का पता पूछकर फौरन वहां जाने का इरादा कर लिया। रात को ये बात अपने बाबा से भी की। उन्होंने कहा कि बहुत नेक लड़की है, सारे मोहल्ले वाले उसके लिए दुआ करते हैं। अभी भी लोग उसके लिए थोड़े बहुत पैसे जमा करके दे आते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि कोमा के मरीज पर कितने पैसे लगते हैं। लेकिन पता नहीं वो वापस आएगी या नहीं। उसके सर पर गहरी चोट लगी है। मैंने कहा कि चोट कैसे लगी? तो बाबा ने कहा कि ये नहीं पता, पर मालूम होता है किसी ने उस पर वार किया। मैंने कहा कि कोई उस पर वार क्यों करेगा? तो मेरे बाबा ने कहा यही बात तो हम सब सोच रहे हैं। इससे पहले कि वो बताती कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया, वो खुद ही कोमा में चली गई। अब जब तक उसे होश नहीं आता पता नहीं चलेगा। मैं अस्पताल गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। ये मेरी पहले वाली सहेली थी जो बेहद खूबसूरत थी, और अब उसकी खूबसूरती खत्म हो चुकी थी। बहुत कमजोर लग रही थी। कोमा में इंसान पड़ा हो तो जाहिर है उसकी सेहत तो नहीं बनती। और फिर हमारे यहाँ कौन से इतने अच्छे अच्छे अस्पताल हैं कि अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए। बस उसे जिंदा रखा हुआ था, यही बड़ी बात थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गई और मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि ये तुम्हें क्या हो गया मरियम? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी, पिछली बार भी तुमसे मिल ना सकी थी, तो सोचा अब मैं मिल लूंगी। लेकिन तुम तो इस हालत में पड़ी हो, वापस क्यों नहीं आ जाती? मैं रो रही थी जब नर्स अंदर आई। मुझे देखकर हैरान हुई। उसने कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं इनकी कजन हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि दोस्त हूँ, बस कह दिया कि कजन हूँ। उसने कहा कि चले कोई तो आया इनकी तरफ से। मैंने कहा कि क्या इनसे मिलने कोई भी नहीं आता? तो उसने कहा कि नहीं, इससे मिलने तो कोई भी नहीं आता, लेकिन ये बहुत अच्छी औरत है। मैं इनके मोहल्ले की हूँ, मैं इसे जानती हूँ। जहाँ पे ये रहती है मैं भी उसी मोहल्ले में रहती हूँ। मैंने कहा कि आप इसका ख्याल किया करें। उसने कहा कि इनका ख्याल करती हूँ, लेकिन इनकी हालत बेहतर नहीं हो रही है, बल्कि और ज़्यादा खराब हो रही है। हमें लगता है कि 15-20 दिन तक ये दुनिया में नहीं रहेगी। ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। उसने कहा कि ये ना जिंदा है ना मरी हुई है, मौत और जिंदगी के बीच में लटकी है। मौत की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और जिंदगी की तरफ आने के कम हैं। आप इनकी रिश्तेदार हैं तो इनके लिए दिल से दुआ करें, शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए। मैं हर दूसरे दिन मरियम से मिलने जाती थी। घर में कोई आता था तो मरियम का किस्सा जरूर सामने आता था, और वो सब लोग कहते थे कि इस लड़की के सर पर कोई भी नहीं था, ना माँ ना बाप ना रिश्तेदार, फिर भी वो इतने सारे लोगों की मदद किया करती थी, कितना नेक काम करती थी। लेकिन हम तो हैरान हैं कि इतना नेक काम करने के बावजूद भी उसके साथ इतना बुरा हुआ। जिंदा लाश बनी बैठी है, पता नहीं कब इस दुनिया से चली जाए। मैंने भी सबको बताया कि डॉक्टर्स बुरी खबर सुना रहे थे। मैं वैसे तो अपने पेपर्स वगैरह देकर और सब कुछ निपटा कर आई थी, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और उन्होंने कहा कि आपकी एक असाइनमेंट में कुछ कमी पेशी है, आपको फिर से आना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आती हूँ, क्योंकि मेरी डिग्री का सवाल था। मैं वापस दूसरे शहर चली गई। जो मैं पढ़ाई कर रही थी वो इस शहर में नहीं हो सकती थी। मुझे वहाँ पर 1 हफ्ता लग गया। मैं हॉस्टल में ही रही, क्योंकि अभी हॉस्टल वालों की तरफ से मेरे कुछ पैसे बकाया थे, लेकिन मैंने उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था।
वो पैसे भी पूरे हो गए, पर जब वापस आई तो एक खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी, और वो ये कि मरियम कोमा में ही इस दुनिया से चली गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं उसकी सूरत भी ना देख पाई थी। आखिरी दफ़ा उससे कोई बात भी ना कर पाई और वो इस दुनिया से ही चली गई। अम्मी ने कहा कि आज दूसरा दिन है, उसे दफना दिया गया है। सुबह सुबह मोहल्ले वालों ने मिलकर उसके कुल भी पड़े हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब किस्सा हो गया। मैंने कहा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा कि जब हम सब बैठे उसकी मगफिरत की दुआ कर रहे थे कि तभी अचानक से बहुत सारी शहद की मक्खियों ने हम सब पर हमला कर दिया। मैंने कहा कि क्या मतलब? अम्मी ने कहा कि हाँ, मैं तो हैरान हूं कि इतनी सारी मक्खियां कहाँ से आ गई, जबकि यहाँ तो आसपास ना ही कोई पेड़ है, ना कोई हरियाली, ना ही कहीं शहद लगा हुआ है कि हम कहते हैं कि वहां से आ गई। बहुत सारे लोगों को काट गई, कुछ लोगों को तो इतनी बुरी तरह काटा कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक औरत तो बेहोश हो गई। अम्मी के बाजुओं पर भी शहद की मक्खियों ने काटा हुआ था। मैंने कहा आप तो ठीक हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ, मेरी तो जान बच गई। मैं फौरन वहां से निकलकर कमरे के अंदर चली गई थी, लेकिन जो लोग बाहर बैठे थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। अभी तक सब लोग इसी बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो भी हुआ, बेचारी मरियम तो ना रही ना इस दुनिया में। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी तस्वीर अभी भी मेरे पास थी, जो हमने आखिरी दफ़ा बनाई थी। अम्मी ने कहा कि तुम भी उसके लिए दुआ करो। मैंने कहा कि मैं उसकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। अम्मी ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैंने कहा कि क्या मतलब? अम्मी ने कहा कि जब से वो इस दुनिया से गई है, अजीबो गरीब किस्म के किस्से हो रहे हैं। जो लोग दफनाने गए थे उन्होंने भी बड़ी अजीब बात बताई। मैंने कहा कि कैसी बात? उन्होंने कहा कि जब हम उसकी मैयत लेकर जा रहे थे तो मैयत की चारपाई हमारे हाथों से छूट गई थी और उसकी मैयत जमीन पर गिर गई थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने में आया कि मैयत को ले जा रहे हैं और मैयत नीचे गिर जाए। मैंने कहा कि ये तो उन लोगों की गलती है ना अम्मी, उनको ठीक से पकड़ना चाहिए था। अम्मी ने कहा कि उन लोगों ने ठीक से ही पकड़ा हुआ था। ऐसे मामले में तो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कहा कि फिर आप क्या कहना चाहती हैं अम्मी? अम्मी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस तुम भूल जाओ उसको। अब वैसे भी वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने कहा कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकती, एक दफ़ा जाकर फातिहा ख्वानी तो जरूर करूंगी, इतना तो हक है उसका। वैसे भी कब्रिस्तान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मेरी अम्मी ने तो मुझे मना किया, पर मैं चल पड़ी। कब्रिस्तान में गई तो उसकी कब्र पहचानना मुश्किल नहीं था। कुतबे में उसका नाम भी लिखा था और यही ताज़ा कब्र बनी हुई थी, लेकिन कब्र के साथ जो सलूक हो रहा था वो देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं फौरन आगे बढ़ी और उन सबको वहां से हटाने लगी। मैंने कहा कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये क्या कर रही हो तुम लोग? दरअसल वो कुछ बच्चे थे, 40-50 बच्चे तो होंगे शायद, इससे भी ज्यादा। उनके हाथों में पत्थर और जूतियां थी जो वो मरियम की कब्र के ऊपर मार रहे थे। उन सबको देखकर ही लगता था कि ये भीख मांगने वाले, ये गरीब गुरबा बच्चे हैं। उनके सर पर उनके माँ बाप नहीं है। मैंने उनको रोकना चाहा तो वो रुक नहीं रहे थे। मुझे ये मंजर देखकर दिली तकलीफ हो रही थी। वो बेचारी इस दुनिया से चली गई, उसकी कब्र के साथ ये ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या ये सारे पागल थे, या इनको किसी ने समझाया नहीं था कि कब्र की बेहुरमती करना कितना बड़ा गुनाह है? मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चिल्लाकर उन सबको एक तरफ किया। 1-2 बच्चों को थप्पड़ भी लगाए तो वो साइड पर हो गए। मैंने कहा कि शर्म नहीं आती, ये सब क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? उन्होंने कोई जवाब ना दिया और वो वहां से चले गए। मैंने कब्र को थोड़ा बहुत साफ किया, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत से पत्थर और जूते फेंक दिए थे। वो सब हटा के मैंने एक तरफ रखे, फातिहा ख्वानी की। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मरियम, कोई तो ऐसी बात है जो तू हमें बताए बगैर ही इस दुनिया से चली गई है, और अब ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं। काश कि तुझे कुछ बताने का मौका मिला होता। मैंने सोचा कि मैं उसके घर जाती हूँ, कोई ना कोई सुराख मिल ही जाएगा, कोई डायरी, कोई किताब, कोई फ़ोन, मोबाइल, जिसमें उसके बारे में कुछ हो, उसके बारे में कोई मालूमात मिल जाए, पता चले कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन किस तरह के गुजरे थे, वो क्या कर रही थी। मैंने पड़ोसियों से उसके घर की चाबी ले ली। उन्होंने कहा कि पता नहीं उसके सामान का क्या होगा। उनकी अपनी नज़र सामान पर ही थी, लेकिन वो मोहल्ले में बड़े नेक बने हुए थे, इसलिए शायद अभी तक उन्होंने वहाँ से कोई चीज़ नहीं उठाई थी। मैंने कहा कि मैं उसकी रिश्तेदार हूँ, मैं देख लूँगी, आप लोग फिक्र ना करें।
उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमें कहकर गई थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सामान आप लोग ले लेना। मैंने कहा कि क्यों? उसे पता था कि वो जवानी में ही मरने वाली है, उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी। आप लोग ऐसी बात नहीं करें, चाबी मेरे हवाले करें। मैं पढ़ी लिखी समझदार थी, शहर से पढ़कर आई थी। मैंने उनको अपने रोब में ले लिया और कहा कि मुझे चाबी दें। उन्होंने मुझे चाबी दी और मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मैं मरियम को अच्छी तरह जानती थी। जिसके सर पर बाप ना हो और सौतेली माँ के साथ रहती हो, उसके हालात क्या हो सकते हैं। और फिर चलो उसने मेहनत भी की हो तो कितनी कर ली होगी। वो तो खुद लोगों से पैसे वगैरह लेकर बच्चों को खाना खिलाया करती थी। आजकल घर में 4 लोग होते हैं, इंसान के काफ़ी रुपये लग जाते हैं। और यहाँ पर तो वो कई बच्चों को रोज़ खाना खिलाती थी, तो फिर उसके रोज़ाना के कितने पैसे लगते होंगे। वो किस तरह से सब कुछ करती होगी। तो उसके पास तो इतना सब कुछ होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इस घर में तो पहले से भी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही थी। तभी तो साथ वाली औरत का दिल सामान के लिए ललचा रहा था। यहाँ पर हर कमरे में AC, LED, अच्छा फ्रिज, जबकि हम लोग जो मिडिल क्लास होते हैं घर में एक फ्रिज ही होता है जिसे घर के आंगन में रखा जाता है, लेकिन यहाँ हर कमरे में अलग अलग फ्रिज पड़ा हुआ था। इतना सब कुछ उसने कैसे बनाया? जो कुछ भी कब्रिस्तान में हुआ उसके बारे में मैंने अम्मी को नहीं बताया। मेरी अम्मी पहले ही परेशान थी और अब इस घर में आकर मैं यही सोच रही थी कि ये सब सामान कहाँ जाएगा और कैसे मरियम ने इतना सब कुछ जमा कर लिया, जबकि वो अकेली रहती थी। पर मैं जो चीज़ तलाश करने आई थी वो सामान नहीं, कुछ और था। मैं उसके बेडरूम में चली गई। मुझे पता चल गया कि उसका बेडरूम कौन सा है। वहाँ पर उसकी ज़रूरत की चीज़ें, मेकअप वगैरह रखा था। मैं इधर उधर चीज़ें तलाश करने लगी कि कहीं मुझे उसकी कोई डायरी या कोई फ़ोन मिल जाए। मुझे एक फ़ोन तो मिल गया, लेकिन जब मैंने उसको ऑन किया तो उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। पासवर्ड तो मुझे नहीं पता था क्या हो सकता था, पर जो तस्वीर वॉलपेपर लगी हुई थी वो कुछ अजीब सी थी। उसने किसी लड़के की तस्वीर लगा रखी थी। ऐसा लगता था कोई नॉर्मल सा लड़का है, जैसे घरेलू लड़के होते हैं, उसने अपनी तस्वीर बना के भेजी है। मतलब ये कोई एक्टर या कोई वॉलपेपर नहीं था। क्या उस शख्स के साथ मरियम का कोई संबंध था? अगर ऐसा था तो फिर उसके मरने पर यह शख्स सामने क्यों नहीं आया? अस्पताल वालों के पास गई, उनसे फिर से पूछा कि आप लोग मुझे बारीक से बारीक डिटेल भी बताएं, उसके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ज़्यादा पता तो नहीं, लेकिन जब वो आई थी तो उसके जिस्म पर निशान थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा फिर आप लोगों ने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम किसको बताते, कोई पूछने ही नहीं आया। मैंने कहा कि कैसे निशान? उन्होंने कहा कि ऐसे निशान जैसे किसी ने उसे बुरी तरह मारा था। उसके साथ और कोई हरकत नहीं हुई थी, उसके साथ कोई जुल्म नहीं किया गया था, लेकिन उसे मारा पीटा गया था और सर पर भी गहरी चोट थी, इसलिए शायद वो कोमा में चली गई। और मैंने कहा कि हम तो खुद हैरान थे कि इतनी अच्छी लड़की को अरे कौन मारेगा। मैंने कहा उसे यहाँ लेकर कौन आया था? तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, बस इसे कोई अस्पताल के बाहर छोड़ गया था। नाइट ड्यूटी वालों ने इसको देख लिया था और उठाकर इलाज के लिए अंदर ले आए थे। मोहल्ले के कुछ लोग इसे जानते थे, इसलिए हमने उसका इलाज शुरू कर दिया था। मामलात उलझते जा रहे थे। मरियम क्या करती थी ये भी एक सवाल बन गया। उस पर किसने जुल्म किया, वो कैसे कोमा में गई ये भी एक सवाल था। फिर अचानक से मर कैसे गई, और फिर उसकी कब्र के साथ वो बच्चे इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे थे। और फिर उसके बाद एक और बहुत अजीब बात पता चली कि ये वही बच्चे थे जिनको मरियम रोज खाना खिलाया करती थी। ये आसपास झुग्गियों में रहा करते थे। कोई किसी साइकिल की दुकान पर काम करता था तो किसी का बाप नहीं था, कोई यतीम था, कोई मजबूर था, कोई बहुत ज़्यादा गरीब था। ये बच्चे उस मरियम की वजह से अच्छा खाना खाते थे। फिर उसकी कब्र की बेहुरमती क्यों कर रहे थे? मैं फिर से कब्रिस्तान चली गई और उन बच्चों ने फिर से कब्र के साथ यही सब कुछ किया हुआ था, बल्कि इस दफ़ा तो उन्होंने कब्र को नुकसान भी पहुंचाया था। मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, अगर अपने भाई से कहती तो वो अम्मी को बता देता, इसलिए कज़न से कहकर मैंने कब्र की मरम्मत करवाई। ये कज़न भी उधर ही रहता था। उसने कहा कि मेरी मानो तो इस मामले से दूर ही रहो। ये लड़की थी तो बहुत नेक, लेकिन सबके लिए सवाल बन गई है। तुम भी उसे भूल जाओ। वैसे भी तो वो इस दुनिया से जा चुकी है, अब क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे दिल में जो इतने सारे सवाल थे मुझे उनका जवाब चाहिए था। मैं अपनी बहनों जैसी दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। और अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मुझे पता था कि मेरी मदद कौन कर सकता है। मैं उन बच्चों को देख चुकी थी, वो आसपास ही रहते थे। मैं एक दिन घर से निकली और उन बच्चों को तलाश करने लगी कि मुझे उन बच्चों में से कोई एक बच्चा मिल जाए।
क्योंकि उनकी शक्ल मुझे याद हो गई थी। मैं कैसे गुस्से से उनको पीछे कर रही थी और वो पीछे नहीं हो रहे थे। उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, इतनी नफरत भरी हुई थी उस इंसान के लिए जो उनकी मदद करता था। फिर मुझे एक लड़का नजर आ गया जो 12 या 13 साल का होगा, यानी वो बच्चों में थोड़ी बड़ी उम्र का था और समझदार भी लग रहा था। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। उसने भी मुझे पहचान लिया। वो एक रोटियों की दुकान पर खड़ा काम कर रहा था। मैंने दुकान वाले से कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए इससे बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो भी खामोश हो गया। मैं उसे अपने साथ लेकर आई और गाड़ी में ही बैठाया। मैंने कहा कि तुम मुझे जानते हो ना? उसने कहा हाँ, तुम मरियम की दोस्त हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं तो उसकी दोस्त हूँ। और तुम वही हो ना जिसके लिए वो रोज खाने पीने का इंतजाम करती थी, और तुम जैसे और बच्चों के लिए भी। उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा कि तुम उसकी कब्र के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे थे? उसने कहा कि सिर्फ कब्र के साथ नहीं, हमने उस पर हमला भी किया था और उसको इस हाल तक पहुंचाने वाले भी हम लोग ही थे। और वो ये बात ऐसे बता रहा था कि जैसे बड़ी अच्छी बात है और ये करके उसने बड़ा कोई तीर मार लिया हो। मैंने कहा कि ये सब तुमने क्यों किया? जो तुम्हारी मदद करे उसके साथ तुम ऐसे करते हो? मुझे गुस्सा भी आ रहा था। उसने कहा कि गलती हमारी नहीं, मरियम की ही थी। वो उसे नाम से बुला रहा था, वो भी बड़ी नफरत से। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि वो क्या करती थी? मैंने कहा कि क्या करती थी? उसने कहा कि वो हम सब बच्चों से भीख मंगवाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमसे जगह जगह काम करवाती थी। उस एक टाइम के खाने और चंद पैसों के पीछे वो हमसे इतनी मेहनत करवाती थी। अगर वो मेहनत हम अपने लिए करते तो न जाने क्या कुछ बना लेते। तुमने उसका घर नहीं देखा? वो सब कुछ हमारी मेहनत का बना हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा ये कहता कि मैं ये सब कुछ किसी को बता दूंगा, पुलिस को या किसी को, तो उसको मारती भी थी। इसलिए हमने ही प्लान बनाकर उसको इस हाल तक पहुंचाया। और फिर जब वो इस दुनिया से चली गई तो हमारा गुस्सा तब भी खत्म नहीं हुआ। हम तो बच्चे हैं, कुछ बच्चे मुझसे भी छोटे हैं, उनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए हमने ये सब हरकत की। हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं फिर तुम ही बताओ कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। उसने मुझे ये भी बताया कि खुद वो दूसरे लड़कों से संबंध भी रखती थी, उनसे भी पैसे ले लिया करती थी और फिर उनको धोखा दे देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मरियम की सौतेली माँ ने उस पर इतना जुल्म किया कि उसने जुल्म करने को एक नॉर्मल चीज समझ लिया, अपना पैसा बना लिया। वो कहते हैं ना कि जो बच्चों के साथ किया जाता है बच्चा भी वही दोहराता है। मैं उसकी बुरी हरकतों की वजह तलाश नहीं कर रही, पर उसने बुरा किया तो उसके साथ बुरा हुआ। पर यह बात बहुत ही हैरानकुन है कि वो पूरे मोहल्ले में एक नेक लड़की मशहूर थी जो बच्चों की मदद करती थी, लेकिन दरअसल वो बच्चों के नाम पे अलग अलग एनजीओ से पैसे ले लेती थी, अपना घर भर रही थी, बच्चों से काम भी करवाती थी, भीख भी मंगवाती थी और बहुत फायदे में जा रही थी। शायद इस समाज में सरवाइव करने का उसने यही तरीका निकाला था। हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी भी उसी की साइड ले रही हूँ। क्या करूँ, वो मेरी दोस्त थी, बहन थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं अभी भी उसकी मगफिरत की दुआ करती हूँ कि इस दुनिया में तो उसे अपने किए की सजा मिली, लेकिन आखिरत में उसके साथ भलाई हो जाए। आप बताएं, क्या आप ऐसी इंसान को माफ कर पाते, या आपके दिल में उसके लिए कभी कोई रहम आता जो बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करती रही थी? दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।